हम बात करने जा रहे हैं विनिवेश की या कह लें निजीकरण की, क्योंकि अब मोदी सरकार ने जिस तरह की नई नीति सामने रखने का प्रस्ताव रखा है उसमें तमाम पीएसयू कंपनियों के निजीकरण की बात सिद्धांत रूप में शामिल है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये बातें कितनी आगे बढ़ पाएंगी इसको समझने के लिए उस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं हो सकता जिन्होंने एनडीए 1 के दौर में विनिवेश की पूरी प्रक्रिया को संभाला था विनिवेश सचिव के रूप में। प्रदीप बैजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एनडीए 1 में विनिवेश सचिव के रूप में इस प्रक्रिया को आगे देख रहे थे। बैजल जी, आपका स्वागत है। आपका मैं साल 2002 का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और उस समय आप विनिवेश सचिव थे। उसमें आपने बताया था कि 98-99 की विनिवेश नीति जो बनी उसके अनुसार सरकार सिर्फ 2 क्षेत्रों में, परमाणु ऊर्जा और रेलवे, ये 2 रणनीतिक क्षेत्र होंगे जिनको छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों से बाहर निकल जाएगी। अभी जो नई प्रस्तावित पीएसयू नीति है जिसके बारे में जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो भी इसी तरह की बात कर रही है? नीति में कहा है कि कुछ क्षेत्र जो कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी उसमें निजीकरण नहीं होगा, बाकी सब क्षेत्रों में होगा। 98-99 की विनिवेश नीति थी, उसमें भी यही कहा गया था कि रणनीतिक क्षेत्र 2 होंगे, उनको छोड़कर बाकी सबसे बाहर निकल जाएंगे, और यही बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब कही है। तो क्या दोनों बिल्कुल एक जैसी सोच को आगे बढ़ा रही है? एक ही तरह की बात की जा रही है, लेकिन जब ये नीति आएगी और जब ये नीति कार्य करना शुरू करेगी तब हमको मालूम होगा कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कई सालों से कहा जा रहा है कि निजीकरण होगा, लेकिन निजीकरण का स्वरूप क्या होगा? जैसे कि पहले काफी निजीकरण हुआ था जिसमें सिर्फ शेयर्स बेचे गए थे, मेरी समझ में उसका कोई अर्थ नहीं है। और बाकी है कि जिसमें कि कंट्रोल भी बेचा गया था, कंपनी का कंट्रोल। अब वो किस तरह की नीति आएगी वो कुछ अरसे में मालूम पड़ेगा। लेकिन जो रणनीतिक क्षेत्र होंगे, जो पुरानी 98-99 की विनिवेश नीति का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ रेलवे और परमाणु ऊर्जा को रणनीतिक माना गया, लेकिन आज की तारीख में जब सरकार रणनीतिक क्षेत्रों की स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की सूची बनाएगी तो आज की स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है किन किन क्षेत्रों को रणनीतिक माना जा सकता है? ठीक नहीं होगा मेरे लिए उस पर कोई कमेंट करना, क्योंकि गवर्नमेंट में इसके बारे में क्या थिंकिंग है और गवर्नमेंट इसको किस तरह करेगी वो जब नीति आ जाएगी तभी मालूम पड़ेगा। इस वक्त मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ गवर्नमेंट से किसी फॉर्म में जो मैं आपको कुछ बता सकूं। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सरकार क्या सोच रही है उसको सामने रखें। आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में आज की तारीख में कौन से क्षेत्र रणनीतिक माने जाने चाहिए? आपका अपना नजरिया क्या है? इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मेरा निजी विचार हो सकता है। मेरा निजी विचार सिर्फ ये है कि जहां भी हम प्राइवेटाइज करें, जहां भी हम निजीकरण करें, वहां पर गवर्नमेंट से रिस्क हटा के प्राइवेट सेक्टर पर कर दें। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई रेगुलेटरी इश्यूज हैं तो रेगुलेटर्स के थ्रू उसको कंट्रोल करें। जब हम लोगों ने निजीकरण किया था तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, कंपटीशन कमीशन नहीं था, एनसीएलटी नहीं था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं आए थे। लेकिन अब हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कोई अनियमित काम न करे। तो इस वक्त स्थिति काफी फर्क है पुराने समय से। बाकी देशों में जो प्राइवेट सेक्टर का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। चीन में भी, रूस में भी प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ भी बढ़ना पड़ेगा अगर हमें इकोनॉमी को सुधारना है। जी, एक सिद्धांत रूप में ये कहा जाता है कि सरकार आज की तारीख में व्यापार क्यों करे जब निजी क्षेत्र अपने आप में सक्षम है। ये आरोप भी लगता है कि जो पीएसयू कंपनियां हैं उन पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जो कुल मिलाकर के सारी पीएसयू कंपनियों को देखा जाए तो वो अच्छे खासे फायदे में ही हैं और हर साल सरकार को उनसे बहुत भारी डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। तो इसीलिए कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि इनको बेचना परिवार के गहने बेचने जैसा है, फैमिली सिल्वर बेचने जैसा है।
तो ये आरोप गलत है क्या? मैं लकी हूं कि मैंने प्राइवेटाइजेशन पर कोर्सेज किए हैं बहुत ज्यादा दुनिया भर में। इंग्लैंड में 1 साल का कोर्स किया था, अमेरिका में किया था, ये कोर्सेज वगैरह किए थे। जो फैमिली सिल्वर है, फैमिली गोल्ड है, वो हमारा दोनों क्षेत्रों में है, पब्लिक सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी। वो भी हमारे गोल्ड है, वो किसी और देश का नहीं है। तो ये कहना कि हम फैमिली सिल्वर को बेच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो अभी की तो मेरे पास स्टडीज नहीं है, लेकिन जब हम कर रहे थे तब स्टडीज थी। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में जो हमें रिटर्न्स मिलते थे पब्लिक सेक्टर से, वो बहुत कम मिलते थे। और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां थी जो भारी लॉसेस में थी। तीसरी बात, जब बहुत सारी कंपनियां प्राइवेटाइज कर दी, जैसे कि बाल्को किया, हिंदुस्तान जिंक किया, मारुति किया, तो उन कंपनियों से गवर्नमेंट को रिटर्न बहुत ज्यादा हो गया, 100 गुना 50 गुना रिटर्न गवर्नमेंट को हो गया, बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स, बाय वे ऑफ टैक्सेस, बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं। फैमिली सिल्वर सब हमारे पास है। अगर हम चाइना की तरफ जाएं, जिन्होंने हमसे बाद में शुरू किया था और फिर बहुत जोर शोर से किया था, उन्होंने तो कई कंपनियों में ओनरशिप भी नहीं बदली थी, लेकिन प्रैक्टिसेस प्राइवेट सेक्टर की कर दी थी, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का कर दिया था। तो उनको रिटर्न्स बहुत मिले और उसी की वजह से कुछ ही सालों में उनकी जीडीपी हमारे मुकाबले में 5 गुना ग्रोथ कर गई, इंडिया के मुकाबले में, जबकि इंडिया की जीडीपी 1 गुना ग्रोथ की। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिनको देखना पड़ेगा ये डिसीजन लेने के समय। सिद्धांत रूप में ये कहना समझ में आता है कि ठीक है, सरकार व्यापार न करे, लेकिन जब आप विनिवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पीएसयू कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के लिए खास करके आगे बढ़ते हैं, आप पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट करते रहें, 5% 10% बेचते रहें, उसमें दिक्कत नहीं होती। वो यूपीए 1 के दौर में भी हमने देखा, यूपीए 2 के दौर में भी देखा कि कहीं पे 5% 10% बेचते रहे। लेकिन जब आप निजीकरण की बात करते हैं तो वहां पर गाड़ी बड़ी अटक जाती है। और अगर आप मोदी सरकार के 6 साल भी देख लीजिए, एक भी पीएसयू का निजीकरण वो नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि सिद्धांत रूप में वो यही मानते हैं कि सरकार व्यापार क्यों चलाए। मुझे नहीं लगता है कि सिद्धांत रूप में ये मानते हैं। वो डिले हो रही है क्योंकि उसमें कुछ क्रूशियल निर्णय लेने हैं, और जैसा कि मोदी सरकार में हुआ है, हर केस में काफी स्क्रूटिनी के बाद, काफी एग्जामिनेशन के बाद फिर गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। जी, लेकिन आज की तारीख में आपको लगता है कि बहुत बड़े स्केल पर, जिस स्केल की बात इस पॉलिसी में सिद्धांत रूप में रखी जा रही है, उतने बड़े स्केल पर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अनुकूल माहौल है? माहौल तो गवर्नमेंट ही बनाती है, माहौल तो परफॉर्मेंस से बनता है। अब अगर जैसे कि हम एक बार देख लें, मारुति को देख लें, अगर जब हमने शुरू में जब बेचने का विचार किया था तो उसका शेयर प्राइस अगर 30 रुपए था तो आज वो 5,000 रुपए है। अगर हम बाल्को को देखें तो तब अगर 2 रुपए का प्रॉफिट होता था तो आज 500 रुपए का होता है, टैक्स वगैरह सब जोड़ के। तो जो परफॉर्मेंस है प्राइवेटाइज्ड कंपनी की, उस सब की जब स्क्रूटनी होगी तो मैं समझता हूं कि हम निजीकरण के क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा आज फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, आज एनपीएस बहुत बड़ा इश्यू हो गए हैं। तो उसमें गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे देश में। फिर अगर आप और जाएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें। तो इसलिए निजीकरण की आजकल कंपल्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं पुराने टाइम के मुकाबले में। जी, आप बता रहे हैं कि निजीकरण एक जरूरत है, लेकिन समस्या ये है कि जब आप बेचने निकलते हैं, खास करके एक सरकारी संपत्ति को, तो आप चाहे जिस भी दाम पर बेचें, विरोधी आप पे आरोप लगाएंगे कि आपने बहुत सस्ते में बेच दिया। तो इसका क्या रास्ता है?
देखिए, विरोधियों का काम है कि वो आपके ऊपर आरोप करें, लेकिन अगर आप, मैंने फिर कहा कि अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जब हमने मारुति को प्राइवेटाइज किया तो बहुत ज्यादा आरोप लगे, लेकिन आज हालत ये है कि जो हमें उस वक्त मारुति का वर्थ 1 रुपए था, आज 1000 रुपए है। बाल्को का वर्थ अगर 10 रुपए था तो आज 500 रुपए है। तो इन चीजों को देखना होगा, और अब हमारी पॉलिटी में, हमारी इकोनॉमी में इन सब चीजों की समझ बहुत ज्यादा आ गई है उस टाइम के मुकाबले में। उस टाइम में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए थे पुराना पब्लिक सेक्टर, हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। हम कहते थे उस वक्त कि दी हाइट्स ऑफ इकोनॉमी इज पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। हाइट्स ऑफ इकोनॉमी इज नॉट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। अब क्योंकि हमारे और आपके दिमाग में आजकल इन्वेस्टमेंट की बात बहुत हमारे दिमाग में आ रही है, ये जो रिलायंस में, जिसको कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते रहते थे, रिलायंस में जो कैपिटल जमा किया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो किसी पब्लिक सेक्टर के साथ नहीं हो सकता था। वो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल मार्केट्स का और नेशनल मार्केट्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि रिलायंस में दिखाया है। और क्यों रिलायंस ही मैं क्यों कहूं, एयरटेल में भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, एयरटेल में भी जो परफॉर्मेंस है, एयरटेल में भी जो आगे की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, तो वो इन कंपनियों में बहुत ज्यादा है पब्लिक सेक्टर कंपनी में। क्योंकि मैं टेलीकॉम सेक्टर से हूं, तो ये भी बता दूं कि जब मैंने चार्ज लिया टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेटर का, तो 90% ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर वाज पब्लिक सेक्टर, और जब मैं छोड़ के गया तो 20% वाज पब्लिक सेक्टर, 20% ग्रो किया था। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ग्रो नहीं किया था, पब्लिक सेक्टर ग्रो किया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया था। और इतने ज्यादा वैल्यूएशन हो गए थे टेलीकॉम में प्राइवेट कंपनीज के कि बहुत सारे ये स्कैम, वो स्कैम, ये क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म, लेकिन उसके बावजूद आपको और हमको मालूम है कि सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो किया। अगर वो केवल हम कहते कि एमटीएनएल, बीएसएनएल में बहुत अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दीजिए, वहां भी ग्रो करेगा, तो वो सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? बिकॉज पब्लिक सेक्टर में जो नेचर ऑफ कंट्रोल्स हैं वो ऐसे नहीं हैं जो भारी एफिशिएंसी को सपोर्ट करे। जी, उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक इश्यूज बीच में आ जाते हैं। जी, आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि किस तरीके से जिन कंपनियों को एनडीए 1 के समय में बेचा गया, उनकी तब की शेयरों की कीमत क्या थी, आज कितनी बढ़ गई है, या तब उनका मुनाफा कितना था, आज कितना बढ़ गया है। तो लोग ये देखते हैं कि सरकार ने बाल्को को या हिंदुस्तान जिंक को जिस भाव पर बेचा, आज उस हिस्सेदारी की बाजार कीमत लगाएं तो बहुत ज्यादा बैठती है। तब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई बहुत सस्ते में इनको बेच दिया गया था? देखिए, ये क्रिटिसाइज करने के लिए ये बहुत आसान है, और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा कि अगर हम जैसे मारुति को नहीं बेचते तो उसके शेयर वैल्यू नहीं। आफ्टर ऑल मारुति तो जापानीज कोलैबोरेशन के साथ 20 साल से चल रहा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरी थी। आफ्टर ऑल बाल्को बड़े अच्छे मैनेजमेंट के साथ चल रहा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरी थी। तो ये जो शेयर वैल्यूएशन बढ़े और जो शेयर प्राइसेस बढ़े और जो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा, वो मैनेजमेंट की वजह से बढ़ा, वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के वजह से बढ़ा। एक और छोटा सा केस, मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने जोधपुर में होटल बड़े सस्ते दामों में बेच दिए। देखिए, बॉम्बे में जो 6 टेक्सटाइल कंपनियां हो गई थी, उनको अगर हम उसी वक्त बेच देते तो बहुत सस्ते दाम में बिकती, क्योंकि सब कंपनियां बंद हो गई थी, कोई कंपनी नहीं चल रही थी। उनको कई साल उनको रिस्ट्रक्चर किया, उनको सेलेबल बनाया गवर्नमेंट ने, और फिर उनको बेचा गया। तो गवर्नमेंट को 1000 गुना, 10,000 गुना पैसा मिला, जो कि प्राइस मिलता अगर जब ये टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई थी तब हम उनको बेच देते। तो माहौल बनाना पड़ता है
बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, तब वैल्यूएशन बढ़ती है। वैल्यूएशन हमारे सोच की वजह से नहीं बढ़ती। तो बाल्को को भी लीजिए, तो अगर हम उसको न बेचते तो उसमें तो लॉसेस हो रहे थे, वो तो साल साल दर साल उसमें लॉसेस होते रहते। आप एयर इंडिया को देखिए, एयर इंडिया 30-40 हजार करोड़ का टैक्स पेयर का नुकसान हो गया। तो ये तो क्रिटिसिज्म के लिए बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। आज भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि साहब देखिए, एयर इंडिया जो है बहुत सारे देशों से हजारों इंडियंस को ले आया, कितनी बड़ी सर्विस की। अरे एयर इंडिया ने वो सर्विस नहीं की, वो सर्विस टैक्स पेयर ने की। टैक्स पेयर का पैसा लगा है इन सब चीजों में। और अगर आप चाहते हैं कि टैक्स पेयर ही कंपनियों को चलाए और लॉसेस टैक्स पेयर मीट करे, तो वो एक दूसरा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो कि सारी दुनिया में चला गया। जब मैं स्टील सेक्टर में था तो बहुत जाता था सोवियत रशिया में, वहां भी सारे स्टील प्लांट्स प्राइवेट हो गए, तब तो हर चीज वहां पर पब्लिक थी। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है। ये हल्की बात है कि बहुत सस्ते बेच दिए गए क्योंकि आज दाम ज्यादा है, आज दाम ज्यादा है क्योंकि मैनेजमेंट। एक नजरिया जो सरकार लेकर चलना चाहती है और कोशिश कर रही है लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है कि आप कंपनियों का मैनेजमेंट ट्रांसफर कीजिए, उसमें सरकार की सारी हिस्सेदारी बेच दीजिए और उस कंपनी से पूरी तरह बाहर निकल जाइए। लेकिन हमने देखा है कि कुछ ऐसे मामले आए जहां पर आपने कंपनियों का मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिया, उसमें थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी बचा करके रख ली और उस थोड़ी सी बची हुई हिस्सेदारी की कीमत बाद में बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या ये मॉडल आगे चल करके सक्सेसफुल हो सकता है कि आप उन कंपनियों को पूरा एग्जिट ना करें, थोड़ा सा अपना एक माइनॉरिटी स्टेक बचा करके रखें, जिससे उसमें जो वैल्यू क्रिएशन होगा उसका फायदा आपको भविष्य में भी मिल सके? देखिए, मारुति में हमने यही किया, थोड़ा सा हिस्सा बेचा, कंट्रोल बेचा, और उस हिस्सेदारी जो हमने बचा के रखी उसका हमको, मुझे फिगर नहीं याद आ रही है, लेकिन 500-600 हजार गुना हमें वहां पे पैसा मिला जो बचा के रखी हुई थी। हिंदुस्तान जिंक के बारे में अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि जिसमें जो शेयर हमने बेचा शुरू में 1000 रुपए का, अब वो 50,000 रुपए का बिका वो शेयर, वही शेयर। तो रिवर्स में आप कह सकते थे कि हम जब 1000 का बेचा था तब हमने 50,000 का क्यों नहीं बेचा, क्योंकि 50,000 का कोई नहीं खरीदता। 50,000 का लोगों ने तब खरीदा जबकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत सुधर गई थी। तो मेन जो है, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाए वो ऐसा होना चाहिए कि परफॉर्मेंस सुधरे। लेकिन हम ये कहें कि हम तो कंट्रोल नहीं बेचेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगी। अगर हम ये भी कहें कि हम कंट्रोल दे देंगे लेकिन मेजॉरिटी शेयर हमारा होगा, तब भी नहीं बदलेगी, क्योंकि फिर कंट्रोल तो हमारा ही होगा इनडायरेक्ट। नहीं, मैं तो यहाँ दो स्थितियों की तुलना कर रहा हूँ कि आप 100% एग्जिट कर जाइए या आप मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे दीजिए, मेजॉरिटी स्टेक भी दे दीजिए, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बचा के रख लीजिए जिससे फ्यूचर ग्रोथ का फायदा आपको मिल जाए। नहीं, वो कई कंपनियों में किया है और कई कंपनियों में वो फायदा मिला है, बहुत ज्यादा फायदा मिला है, वो किया है। मुझे याद है कि इंग्लैंड में बहुत जोर से बात होती थी कि गोल्डन शेयर रख लीजिए, जब हम ट्रेनिंग में थे वहां, गोल्डन शेयर रख लीजिए। गोल्डन शेयर क्या करता है? गोल्डन शेयर ये करता है कि जो मेन पॉलिसीज ऑफ द कंपनी है उस पर मेरा कंट्रोल है, मेरा मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल। लेकिन वो भी स्ट्रक्चर डिफेक्टिव है, क्योंकि अगर मेरा कंट्रोल है एक शेयर की वजह से, तो इसका मतलब है कि मैं इंटरफेयर कर सकता हूं। और आपको भी मालूम है कि मुझे भी मालूम है कि कई बार जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है दैट इज परवर्स। जैसे कि मैं जिस सेक्टर को जानता हूं, 2G का सेक्टर, उसमें जो गवर्नमेंट ने किया वो परवर्स। तो इसलिए गोल्डन शेयर का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है। शेयर्स रख लेने का कॉन्सेप्ट, कई कंपनियों में ऐसी पोजीशन है जहां रखा जा सकता है, वहां जरूर रखना चाहिए। लेकिन कई कंपनियों में इतने शेयर्स ही नहीं है कि हम उसको रख लें। लेकिन मेन फायदा होता है प्राइवेटाइजेशन के बाद, जैसा कि बाल्को में हुआ, हिंदुस्तान जिंक में हुआ, मारुति में हुआ, कि अगर हम मारुति में 10 कार बनाते थे तो 500 कार बनाने लगे। जब हम 500 कार बनाने लगे तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वहां से जो टैक्सेस आने लगे वो बहुत ज्यादा हो गए। तो हमको इकोनॉमिक इश्यूज को देखना है, हमको
ये पुराने सोशलिस्ट को नहीं देखना है जो आउटडेटेड हो गए हैं, इवन इन कंट्रीज लाइक रशिया। तो हम कहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कभी भी इतने कम्युनिस्ट नहीं। जो लोग विनिवेश की प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं उनके सामने एक डर भी होता है कि आगे वो मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, कल को सरकार बदल जाएगी, जांच बिठा देगी। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके लिए तो ये राजनीतिक लड़ाई होती है, चलती रहती है। लेकिन जो अफसर होते हैं, आपकी तरह के अधिकारी होते हैं, उनके लिए ये बहुत एक विकट, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो क्या इस डर के रहते हुए वो अपना काम सही कर पाएंगे? देखिए, ये जो इश्यू आपने रेस किया है, ये ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष का इश्यू है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देता हूं तो आपको समस्या समझ में आ जाएगी। जब मैंने शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो कई अफसर आए हमारे यहाँ और भाग गए, लिटरली भाग गए, क्योंकि उन्हें यही डर था जो डर आपको। इसमें 2 चीजें हैं। एक इटालियन फिलोसोफर था माकियावेली। माकियावेली ने कहा था कि जो आदमी भी रिफॉर्म्स करेगा वो मारा जाएगा। तो ये तो नेचर ऑफ द गेम है कि जो भी बंदा चेंजेस करता है वो मारा जाता है, और सारी दुनिया में मारा जाता है। और मैं भी ऑलमोस्ट मार दिया गया था। लेकिन जो मारने वाले होते हैं वो ज्यादातर चोर होते हैं, अगर हमने कोई बड़ी भारी अनियमितता नहीं की। अब धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो कम होती जाएंगी। बाकी देशों में भी कम हो गई हैं। और मेरे खिलाफ जो जांचें हुई भी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, नहीं तो मैं डंग की तरह मुझे जेल तो कम से कम जाना चाहिए था, नहीं गया। जी, आपने किसी इंटरव्यू में भी, आपने पहले भी किसी इंटरव्यू में जिक्र किया कि मुझे लगभग खत्म कर दिया गया। अभी भी आपने कहा कि मुझे लगभग मार दिया गया। नहीं, मार दिया गया इन द सेंस नहीं, मार दिया, समझ रहा हूँ, फिजिकली नहीं। जी समझ रहा हूँ, बहुत सारे केसेस की। जी वो बात समझ रहा हूँ मैं। तो आज की तारीख में उन मुकदमों की क्या मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दैट इज एन इंटरनेशनल फिनोमेना एंड पीपल विल हैव टू लिव विद इट। जी, आज की तारीख में जो आपके ऊपर मुकदमे किए गए, क्या वो सारे समाप्त हो गए? उनकी स्थिति क्या है आज? हमारे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं किया गया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मेरे ऊपर कोई भी एक भी FIR लॉन्च नहीं हो पाया। एक हुआ था, वो फौरन खत्म हो गया था। तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमे नहीं हुए, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, क्योंकि मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया था। वो एक पॉलिटिकल माहौल था जिसमें सारी जांचें। जी, बैजल जी, आपने बहुत दिल खोल करके सारी बातें की और बहुत अच्छे तरीके से विनिवेश के इन पहलुओं को समझाया भी, निजीकरण के पहलुओं को। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।